Okay, guys. Hello, guys. Today we'll be studying chemical reactions and equations. Basically, क्लास 10th सीबीएसई का पहला चैप्टर. ठीक है, तो आज के क्लास में हम कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे. पहले सारे फंडामेंटल्स जो हमें चाहिए होंगे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए. और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से हमें सोचना है केमिस्ट्री को लेकर. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हर दूसरे सब्जेक्ट को ना एक जैसा ही ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं करना है. हमको पहले समझना है केमिस्ट्री क्या है और इसको पढ़ना कैसा है, फिर उसको आगे लेके जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एकदम बेसिक चीज, केमिस्ट्री क्या होता है, इससे बात करें. ठीक है, नॉर्मली तुम्हारे डे टू डे लाइफ में हर जगह तुम देखो ना, वहां पे चेंजेस चल रहे होते. जैसे हवा का चलना, फूल बनना प्लांट्स का, है ना, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बाहर तुम कुछ चीज को जलते हुए देख लिए, है कि नहीं. तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को. इसको स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशंस यानी चेंज. तुम्हारा नोशन क्या होता है केमिस्ट्री को लेकर, एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं, ये सब तुम्हारी धारणा है. अभी क्या है ना, ये बहुत बिखरा बिखरा सा है. दिमाग में एक पूरा पिक्चर नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, हमारा आज का क्लास का एम ये है कि हम एक पूरा पिक्चर लाने की कोशिश करें. सबसे पहली बात हमारी शुरू होती है, वो शुरू होती है मैटर से. कैसे? मैटर. अब मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका मास हो और वो कुछ जगह ले ले, वो मैटर है. यानी क्या होगा, मास होगा और वॉल्यूम, है कि नहीं. अब ये जो मैटर है, ये होता दो प्रकार का. या तुमको मैटर प्योर सब्सटेंस मिलेगा, या फिर तुमको वो मिलेगा कम मिक्सचर. क्या मिलेगा? मिक्सचर. या तो मैटर मिलेगा प्योर या मिलेगा मिक्सचर. प्योर क्या होता है? प्योर का मतलब ये है कि उसके अंदर के सारे जो पार्टिकल्स वो एक ही है, एक ही जैसे हैं. एक एग्जांपल देते, पानी H2O किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है. क्या ये मिक्सचर है, क्या ये प्योर है? नहीं, पानी मिक्सचर नहीं. पानी क्या है? प्योर. पहले इसको समझ. क्यों प्योर? पानी अगर मैं पकड़ लूं, उसके हर मॉलिक्यूल, जैसे सोचो कि ये मेरा ग्लास है पानी, है ना, ये पानी का ग्लास, इसका हर मॉलिक्यूल H2O ही होगा. हर पार्टिकल इसका क्या होगा? H2O ही होगा. वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होगा. लेकिन अगर सोचो, मैंने बोल दिया एयर, यानी इस रूम में हमारे पास क्या है? हवा है. हवा में तुम्हें हाइड्रोजन भी मिल रहा है और तुम्हें ऑक्सीजन भी मिल रहा है. वो अलग अलग मिल रहा है ना, उसमें नाइट्रोजन भी है, अलग चीजें भी है कि नहीं. हाइड्रोजन भी अलग मिल रहा है, ऑक्सीजन भी अलग मिल रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स. तो वो मिक्सचर है. एयर मेरा क्या है? मिक्सचर है. लेकिन पानी मिक्सचर नहीं, पानी प्योर. अब थोड़ा समझेंगे कि यार ये जो प्योर सब्सटेंस है, ये होता दो प्रकार का. या तो हमको एलिमेंट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स. या मिलेंगे कंपाउंड्स. क्या मिलेंगे? कंपाउंड. अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको समझो. तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है, पहले वो समझ. क्या डिफरेंस है हाइड्रोजन में और हीलियम? क्या है डिफरेंस?
हाइड्रोजन में और हीलियम में क्या डिफरेंस है? तो ये सोचो, वैलेंसी अलग है, प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं? सवाल है कि प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हीलियम के प्रॉपर्टी से अलग है, बिल्कुल सही बात है। क्यों अलग है? बेसिक चीज क्या है, क्यों इन दोनों लोगों की प्रॉपर्टीज अलग है? इनके प्रॉपर्टीज अलग इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी संख्या अलग अलग। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हीलियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना? क्या इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मुझे हाइड्रोजन में मिल रहा है और ये जो हीलियम मुझे हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्या ये दोनों अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन है या सेमी इलेक्ट्रॉन है? बस संख्या अलग है, अलग नहीं है, एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, बस इसमें एक है, इसमें कितना है? 2। बात समझ में आ रहा है? तो यानी मैं हीलियम को हाइड्रोजन बना सकता हूं क्या? हाँ, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, एक प्रोटॉन हटा दूं और दोनों के दोनों न्यूट्रॉन हटा दूं, तो मेरा हीलियम बन जाएगा। तो यानी मेरे जो 118 एलिमेंट्स हैं जिनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनके अलग अलग होने के पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या और अरेंजमेंट, बस यही फर्क। बात क्लियर है? ठीक। अब इसके साथ हम समझते हैं, एलिमेंट तो समझ में आया, क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज आते हैं उनके, क्योंकि उनके अंदर अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अलग अलग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो मैंने बात किया कंपाउंड्स का, उनके बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, एटम के बारे में हमें जॉन डाल्टन ने बताया। किसने बताया था? जॉन डाल्टन भैया। जॉन डाल्टन भैया 1801 में एटम के बारे में बताया। देखो, उससे पहले हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में वी आर लाइक गाइस। वैदिक सिविलाइजेशन में ऑलरेडी इसकी बात हो चुकी थी। हम लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मानते हैं, है ना, इसलिए हम ये वाला पढ़ रहे हैं। जॉन डाल्टन भैया क्या बोले? जॉन डाल्टन भैया बोले, देखो, कोई भी मैटर पकड़ो, उसको तोड़ते जाओ। सोच, मैंने ये ग्रीन बोर्ड पकड़ा, इसको तोड़े, टुकड़े हुए, फिर टुकड़े हुए, फिर टुकड़े हुए, फिर तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, एक पॉइंट आया जहां पे हम उसको और तोड़ नहीं पाएंगे। वो जो पॉइंट है, वो जो पार्टिकल मिला, उसको हम बोलेंगे एटम। ये उनका कहना था। उनका कहना था कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। ठीक है, ये उनका कहना था। फिर थॉमसन भैया है, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। उनको पता चला कि हाँ, तोड़ देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। तब थॉमसन ने सारा नहीं किया है, थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की है। प्रोटॉन की बात गोल्डस्टीन और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की बात हुई है। सब अलग अलग साइंटिस्ट ने आके अलग अलग चीजें डिस्कवर की, लेकिन पता चला कि हाँ भाई, तोड़ सकते, इंडिविजिबल नहीं होता है, तोड़ सकते। तो एटम का जो ग्रीक नेम है ना, वो होता है एटमोस। क्या होता है? एटमोस। एटमोस का मतलब ग्रीक में इंडिविजिबली होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो वहीं से आया एटम। लेकिन अभी हमें पता है क्या तोड़ सकते हैं। तो अभी एटम का अभी डेफिनेशन क्या होगा? क्योंकि उसको तोड़ा जा सकता है ना, इंडिविजिबल नहीं है वो। तो अभी डेफिनेशन ये होगा कि अगर सोच, तेरे पास हाइड्रोजन है, तूने उसको तोड़ा 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 तोड़ा, एक पॉइंट पे आया जहां पे तू अगर और तोड़ देगा तो क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और प्रोटॉन मिलेंगे। तो यानी एटम वो पॉइंट है जहां पे अगर उसको हम फर्दर तोड़ देंगे तो उसके प्रॉपर्टीज और बचेंगे नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बचेगा। क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगे कहां तक? एटम तक। एटम को अगर तोड़ दिया, तुझे क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला और क्या मिला? प्रोटॉन। तो अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज नहीं रही, खत्म।
है ना। तो यानी एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जहां तक वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिटेन होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी क्या होता है, खत्म। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई प्रॉपर्टी नहीं। बात क्लियर हुआ? ठीक। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। देखो भाई, जो मॉलिक्यूल है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सब कोई चाहता है नेचर में सर्वाइव कर, एलिमेंट्स भी हमारे वही चाहते हैं कि नेचर में क्या कर जाए, सर्वाइव कर। अब उसको करने के लिए हो सकता है कि वो अपने आप सर्वाइव कर जाए, जैसे कि हीलियम, ये अपने आप सर्वाइव कर जाएगा, एक ही एटम सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको एक और हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी। गैस में एक और हाइड्रोजन एटम की जरूरत है, दो हाइड्रोजन एटम साथ में होंगे तो वो बनेगा, एग्जिस्ट कर पाएगा। यानी मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है कि वो मोनो एटमिक हो, यानी एक ही एटम हो उसके अंदर, हो सकता है उसके अंदर दो एटम्स हो सकता है उसके अंदर चार एटम्स हो, पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि क्लोरीन हो गया तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, Cl2 के फॉर्म में। बात समझ में आया? तो यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो एटॉमिक मोनो एटॉमिक फॉर्म में हो, चाहे वो हाइड्रोजन के फॉर्म में हो, H2 या फिर Cl2, दो हो, तीन हो या एक हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको मॉलिक्यूल बोले। ये क्लियर हुआ? अब समझते हैं ये जो कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे थे उसके बारे में। कंपाउंड क्या होता है? देखो, पहले तो समझते हैं केमिकल चेंज के बारे में। किसके बारे में? केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने, वो होता है केमिकल चेंज। इसमें क्या बनना चाहिए? अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा तो वो केमिकल चेंज नहीं। जैसे कि सोच, हाइड्रोजन है, ठीक है, और तेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, और क्या है, ऑक्सीजन। जब तक वो मिक्सचर बनकर एयर में थे तब तक उनके प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के भी थे और ऑक्सीजन के थे, है ना। हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, कहीं आग लगे तो हाइड्रोजन अगर मारेगा उधर, फेंकेगा हाइड्रोजन, तो आग और बढ़ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन तुम वहां पे छोड़ दोगे तो आग तो लग ही नहीं पाएगी बिना ऑक्सीजन के। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम पानी फेंको तो क्या होता है, आग क्या होती है, अरे बुझ जाती है ना। तो पानी का प्रॉपर्टीज तो अलग है ना हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो ये नया सब्सटेंस बना है। तो कंपाउंड भी यही है, क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आया? अब सवाल है क्यों, क्यों बनाएंगे वो न्यू सब्सटेंस? व्हाई डज हाइड्रोजन वांट कि भाई मुझे ऑक्सीजन मिले और मैं उसके साथ मिलकर क्या बनाऊं, पानी बनाऊं। क्यों, क्या रीजन? रीजन ये है कि उनको स्टेबल हो रहा है। क्या होना उनको, स्टेबल। अब वो स्टेबल कैसे होंगे? तो रीजन है स्टेबल होना। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बोर्स मॉडल का कुछ चीजें ले लेंगे। बोर्स मॉडल जो हम लोग 10th क्लास के लेवल तक मान के चल रहे, असल में वो फाइनल मॉडल नहीं है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी है जो हम बाद में 11th में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बोर्स मॉडल को पकड़ के चल रहे हैं। बोर्स मॉडल के हिसाब से एक एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहला सेल है जिसको हम लोग के सेल बोलते हैं उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, सेकंड के अंदर हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड के अंदर फिर 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अगर तुम इसको पीरियोडिक टेबल से भी कंपेयर करो, पहले पीरियड में पीरियोडिक टेबल के 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 8 होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर 8 होते हैं। बात समझ रहे हो? फिर 18 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे, फिर 32। ये जो आखिर वाले हैं हीलियम, नियोन, जो आखिरी वाले हैं ये सब स्टेबल है, क्योंकि हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है, 2 एटॉमिक नंबर, यानी उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं, 2 है, यानी वो स्टेबल है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2।
नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 8, वो भी स्टेबल है। लेकिन बाकी सब जो है वो स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबल होना चाहते हैं। नो सर, सहज नॉलेज, नो सर, राइट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो सहज भैया बताओ तो क्या नो, सिर्फ नो लिखने से थोड़ी होगा। देखो तो अब बात करते हैं हम लोग कि यार ये जो स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी वो लोग अचीव कैसे करते हैं, कैसे अचीव करें? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बाहर निकाला नहीं जा सकता। किसको निकाला जा सकता है सर? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो किसके वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से पॉसिबल होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता यही है कि यार एक किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होता है। तो यानी जो स्टेबिलिटी है ये किस तरीके से अचीव होती है, हाउ इज इट अचीव? दो तरीके, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करेंगे। क्या करेंगे? लॉस या गेन, या इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेंगे। बात समझ में आया? ये दो तरीके हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के। अभी पहले समझते हैं शेयर करने का क्या मतलब। सोच कि यार भाई राजा भैया आए हैं, बैठे हैं मैगी लेकर, क्या लेकर आए हैं? मैगी लेकर। और मुन्ना भैया बैठे हैं, वो बैठे हैं भाई बिरयानी लेकर। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग शेयर करेंगे। शेयरिंग का क्या मतलब है? राजा भैया भी मैगी खाएंगे, राजा भैया भी बिरयानी खाएंगे, मुन्ना भैया भी मैगी खाएंगे, मुन्ना भैया भी बिरयानी खाएंगे। शेयरिंग का ये मतलब होता है ना, दोनों दोनों यूज करेंगे, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होता है कि एग्जांपल देके समझते हैं। सोच तुम्हारे पास पानी है, पानी का समझते हैं। अब हाइड्रोजन को देख, पहले शेयरिंग करेंगे तो इसको हटा देता हूं मैं, सिर्फ शेयरिंग का बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है। सोच तुम्हारे पास H2O है, कैसे बना होगा? ऑक्सीजन भैया उनका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। होने कितने चाहिए? 8 होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। कितना होना चाहिए? 8 है कितना? 6। भाई कमी चल रही है जिंदगी में, किसकी कमी चल रही है? इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन भैया के पास क्या है? एक ही है, उसको कितने चाहिए? 2 चाहिए भाई, 2 से हो जाएगा स्टेबल ना। 2 क्या है? 2 8 8 18 18 32 32, तो या तो 2 या तो 8 फिर 8 या तो 18 है ना। तो 2 इसको एक चाहिए और। तो ऑक्सीजन भैया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है क्योंकि वो लोग अंदर रह गए हैं। अब बात करते हैं बाहर कितने बचे? 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भैया एक इधर, एक हाइड्रोजन भैया इधर। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखा, बोला मैं इसको शेयर करूंगा। ऑक्सीजन बोला ठीक है भाई, तू एक दे रहा है ना तो मैं भी एक ही शेयर करूंगा। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? वो अपना इलेक्ट्रॉन भी यूज करेगा और ऑक्सीजन का भी यूज करेगा, तो उसके पास 2 हो गए ना। ये हाइड्रोजन भी अपना यूज करेगा, ऑक्सीजन का भी यूज करेगा, 2 हो गए। ये ऑक्सीजन अपना भी यूज करेगा और हाइड्रोजन का भी यूज करेगा, उसके पास 8 हो गए। तो इस तरीके का वो लोग स्टेबिलिटी अटेन। इसको हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एक कंपाउंड बनता है या फिर स्टेबिलिटी अचीव होती है, ये प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ में आई? अब एक और तरीका है स्टेबिलिटी अचीव करने का, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन। NaCl का एग्जांपल देते हैं। तेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लोरीन का कितना होता है? 17।
सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। क्लोरीन के पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 7। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ये चाहिए कि मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये चाहता है मेरे पास कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। अब एक बात समझता हूं, एक बेसिक डेफिनेशन, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क होता है? क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। प्रोटॉन ज्यादा कब होंगे? प्रोटॉन का तो कुछ काम, वो निकाला तो नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो पाए तो वो मेटल है, और इलेक्ट्रॉन जो गेन कर पाए वो क्या है? नॉन मेटल। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? लूज करेगा। क्यों? देख, अभी इलेक्ट्रॉन लाना कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, उसको निकालने में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसको डालने में बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसको अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बहुत एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, उसको मैं डालना चाहता हूं तो बहुत एनर्जी मुझे निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, यार जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना इजी होगा, क्योंकि ये निकाल दूंगा तो 2 8 बन जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और इसमें 7 है, इसको एक गेन करवाना इजी होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और क्लोरीन कैच कर लेगा। अब बस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Na क्या बन जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। नेगेटिविटी चली गई तो तुम क्या बन जाओगे? पॉजिटिव बन जाओगे। सर इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन भैया? सहज भैया, बताओ भाई, खुल के बताओ। हाँ, तो Na+1 और Cl क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक काम करो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? तो ये चिपक जाएगा इसके साथ और बनेगा NaCl। क्या बनेगा? ये जो कंपाउंड बना इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने से, इसको बोलूंगा आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। बात समझ में आया? अब मुझे तुम बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, शेयरिंग वाला या गेन लॉस करने वाला? कौन सा वाला स्ट्रांग है? कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग है? नहीं, ये वाला। अट्रैक्शन है भाई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। इधर क्या अट्रैक्शन है? कुछ नहीं है इधर, देख इधर ये बस रखे गए हैं भाई, ये जल्दी टूट जाएगा, ये नहीं टूट पाएगा जल्दी। बात समझ में आया? अब देख इससे कितनी चीजें समझ में आई। पहला चीज, ठीक है, अट्रैक्शन है, चिपका हुआ है, एक और NaCl के मॉलिक्यूल को भी वो अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर पॉजिटिव उसके अंदर नेगेटिव है। तेरे को नमक कौन से फॉर्म में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। पानी कौन से फॉर्म में मिलता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज्यादा है और इसके अंदर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम है। तो हर एक पार्टिकल जो हमें सॉलिड फील होता है वो इसलिए होता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है? कम। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है, और वो लोग कैसे मूव कर रहे होते हैं ना, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं इस तरीके से। जब तुम उसको हीट एनर्जी देते हो तो उनके बीच में वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी वो जोर से मूवमेंट करने लगते हैं एनर्जी लेकर, तो वो धीरे 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 ऐसे मूव करेंगे और फिर लिक्विड बन जाएंगे। और एनर्जी दोगे तो फिर और जोर से मूव करेंगे और क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे। बात समझ में आया? अगर ये तुझे सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब ये इसके एक NaCl और दूसरे NaCl के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है और वो ऐसे मूव करता है, इसलिए सॉलिड मिलता है। लेकिन पानी के बीच में एक और पानी के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, वो धीरे दूर दूर जा रहे हैं, ऐसे ज्यादा एनर्जी है उनके अंदर। बात समझ में आ रही है? एनर्जी ऑब्वियसली मिली होगी। अभी तू एनर्जी निकाल देगा पानी से तो क्या बनता है? बर्फ बनता है, वो ऐसे से ऐसे हो जाएगा। एनर्जी बढ़ा देगा तो वाटर वेपर बन जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ बात? हाँ, हीट एनर्जी जो है वो उसकी वजह से जाके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल जोर से मूव करने लगते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होती है, यानी उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है और वो दूर दूर चले जाते हैं। बात क्लियर हुआ? अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है, इसमें बहुत चीजें और समझनी। क्या? नमक पानी में मिलता है, पानी लो, नमक डालो, भून लो, मिल जाएगा? तेल मिलेगा क्या? क्यों?
नमक के अंदर चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पानी के अंदर भी चार्ज है। हाँ देखिएगा, अभी ऑक्सीजन के पास इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। ऑक्सीजन की तरफ एक नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए इसको कोवेलेंट नहीं बोल रहे, इसको बोलते पोलर कोवेलेंट। क्या है मेरा पानी? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब हर वो चीज जिसके अंदर चार्ज है वो पानी के अंदर मिल जाएगा। केक बनाते हैं, इथेनॉल डालते हैं पानी के अंदर, उसके अंदर भी चार्ज है इसलिए मिलता है। ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज पानी के अंदर मिल जाता है, उसके अंदर भी चार्ज है इसलिए मिलता है। अगर किसी के अंदर चार्ज है तभी वो पानी के अंदर मिल पाएगा, चार्ज नहीं है तो पानी के अंदर नहीं मिल पाएगा। तो लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन लाइक सॉल्वेंट, मतलब जिस तरीके का सॉल्यूट है, अगर कोवेलेंट है, चार्ज नहीं है बिल्कुल, तो ऐसी चीज में मिलेगा जिसके अंदर चार्ज नहीं हो। बात समझ में आया? जिसके अंदर चार्ज है वो चार्ज के अंदर ही मिलेगा। अब क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो नॉर्मली तेरे को सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड तेरे को नॉर्मली कौन से फॉर्म में मिलेंगे? लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में। ये पहला क्लियर। दूसरा, क्योंकि इनके अंदर चार्ज होता है और अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि बहुत गर्म करने से जाके वो अलग अलग होंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेंगे। तो मेल्ट भी हाई टेम्परेचर पे करेंगे और बॉयल भी हाई टेम्परेचर पे करेंगे। देखो सब पता चलता है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग्स। अब हम लोग बात करेंगे अपने मेन मुद्दे की तरफ कि ये चैप्टर हमारा बेस किस पे है। चैप्टर का बेस अपना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है ना। अब इसको समझने के लिए, ये समझने के लिए सबसे पहला स्टेप तुम्हें समझना पड़ेगा कंपाउंड फॉर्मेशन सारा। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन और एक असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट अगर तुम कर लिए, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बच्चों का खेल। अगर नहीं किए तो तकलीफ होगी। बात ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ लिखूंगा मेरे कटायंस। कटायंस यानी वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों? स्टेबल होने के लिए। और इस तरफ मैं लिखूंगा अनायंस, वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, बात करते हैं पहले H की। H+1 होता है। K का, K होता है पोटेशियम, K का भी +1 होता है। Na का भी +1 होता है। तो हाइड्रोजन भी +1, K भी +1, Na भी +1। ठीक है, और क्या यूज होंगे तुम्हारे? कैल्शियम, उसका 2+ होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम, उसका भी 2+ होता है, यानी वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम 3+ होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेड, वो 2+। अमोनिया, अमोनियम NH4+, वो 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब देखिए ये सब मोनो थे, है ना, एक ही एटम था। क्या था? एक एटम। इसके अंदर 2 एटम्स, 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। प्रतीक भैया, आज परमाणु, आई गेस, बिल्कुल भैया परमाणु। ठीक, परमाणु की बात तो चली गई भाई, एटम की बात। ठीक है, NH4+ है कि नहीं? तो H+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Pb2+, NH4+। ठीक है, ये कुछ वेल नोन। और इनके अलावा क्या? इनके अलावा मैग्नीशियम की बात होगी, लेड की बात, आयरन की बात करते हैं। आयरन के 2 वैलेंसीज पढ़ोगे, 2+ और 3+। जो 2+ है उसको बोलते हैं फेरस और 3+ को बोलते हैं फेरिक। और बात करेंगे, और क्या है भाई? और कॉपर है, उसका +1 भी है और +2 भी है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जिंक, Zn का क्या है भाई? +2 है। और बोलो, और क्या है? और कटायंस सब लिखेंगे। मैग्नीशियम तो लिख लिए। मैंगनीज Mn, अच्छा Mn तो नहीं आएगा तेरे अभी, जरूरत नहीं। और बस इतने से अभी चलाते हैं। चलो अब अनायंस के बारे में बात करते हैं। अनायंस तो बहुत सारे, Cl-, F-। देखो इन लोगों को बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब 17 वाले एलिमेंट है, ग्रुप 17। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो जाएगा क्या? क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। वो क्लोराइड तब बनेगा
जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब Cl है वो क्लोरीन है, वो क्लोराइड नहीं बना है, क्लोरीड तब बनाएगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। Cl माइनस F माइनस फिर ब्रोमीन और आयोडीन, फिर नाइट्रेट, NO3 1 माइनस क्या है नाइट्रेट, फिर क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन नाइट्रेट, मांगानेट पर मांगानेट MnO4 माइनस, डाइक्रोमेट K2Cr2O7 2 माइनस, ये मांगानेट पर मांगानेट है, क्या है पर मांगानेट, ये क्या है ये है क्रोमेट, डाइक्रोमेट, क्या है डाइक्रोमेट। देखो इसको मैं बताता हूं, अगर कहीं पे 8 दिख जाए ना, 8 ATE, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, क्या होगा उसमें ऑक्सीजन होगा। मातृ प्रसाद हाय हाय मातृ प्रसाद, डाई यानी दो, ठीक, क्रोमेट यानी दो क्रोमियम वाला ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, डाइक्रोमेट, बात ठीक है। पर मांगानेट, मांगानीज और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 8 लगाया ना, ATE यानी ऑक्सीजन है, ठीक। तो क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, मांगानेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, और क्या सल्फेट SO4 2 माइनस, फिर और क्या है, और सल्फाइड है S2 माइनस, ये है सल्फाइड, ये क्या है सल्फाइड, ये क्या है सल्फेट, सल्फाइड भी है SO3 2 माइनस, और नाइट्रेट तो हो गया, कार्बोनेट और क्या है CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट भी है HCO3 2 HCO3 1 माइनस, 1 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर हाइड्रोजन आ गया उसमें तब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन ने दे दिया। बात समझ में आया। एसीटेट, बहुत बढ़िया प्रतीक भैया, एसीटेट, क्या बात है, CH3COO माइनस एसीटेट, और क्या बच गया बताओ, और क्या बच गया प्रतीक भैया बताओ भाई, और क्या बच गया, ये क्लियर है, समझ में आया। अब इनको पकड़ के करना क्या है, असाइनमेंट क्या है उसके बारे में समझो, पहले एक बार नोट डाउन कर लो कटायन और अनायन, ठीक है, पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। प्रतीक भाई हाउ आर यू ऑल, मातृ भैया हाउ आर यू ऑल, ठीक है, आई एम गुड, व्हाट अबाउट अदर्स। देखो अभी एक बात करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन की, किसकी बात करेंगे, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है, एक बार स्क्रीन में देख लेते, ये वाला एरिया दिख रहा है क्या, आई गेस दिख रहा है ना, ठीक है, वी आर गुड, ठीक है। अब एक बात करते हैं, कोई भी कटायन अनायन पकड़, कोई भी कैल्शियम 2+ पकड़ो और MnO4 पकड़ो, अब इनका कंपाउंड मैंने बोला बताओ, पहले समझना क्या है, समझना ये है कि कैल्शियम भैया स्टेबल कैसे होंगे भाई, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, और परमांगनेट भैया कब स्टेबल होंगे, जब उनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो कैल्शियम भैया हवा में 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, परमांगनेट तो 1 पकड़ेगा, तो 1 और बच गया ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहता है तो कितना मैंगनीज की जरूरत, परमांगनेट की जरूरत पड़ेगी 2। बात समझना, कैल्शियम भैया हवा में कितना इलेक्ट्रॉन फेंका 2, परमांगनेट कितना पकड़ेगा 1 और बच जाएगा ना। तो एक और परमांगनेट चाहिए होगा उसको भी पकड़ने के लिए, तो परमांगनेट कितना चाहिए होगा 2, यानी ये 2 जाएगा परमांगनेट के पास, ये 1 आएगा कैल्शियम के पास, और तुझे मिलेगा CaMnO4 होल 2। बात समझ में आई। अब असाइनमेंट ये है कि हर एक कटायन का, जैसे उसके H हुआ ना H+, उसका Cl के साथ बना HCl, HF, HBr, और नाम लिखना हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन परमांगनेट, हाइड्रोजन डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन एसिटेट, हाइड्रोजन एसिटेट होता है एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। बात समझ में आया। ये करना है पूरा, एक के साथ हुआ ना,
वैसे दूसरे का भी करना है, क्या है वो, के। चलो मैंने बोला एक काम करो, के बोलो और कुछ और लेते हैं, डाइक्रोमेट लेते हैं। तो इसका बताओ कंपाउंड क्या होगा, के हवा में कितना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, एक। डाइक्रोमेट कितना पकड़ सकता है, दो। तो यानी के कितना चाहिए होगा, दो। तो बनेगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आई। जिसने इसको मास्टर कर लिया, ये पूरा एक्सरसाइज कर लिया, उसको तो याद रह जाएंगे ना ये +2 -1, ये किसका प्लस है किसका माइनस है याद रह जाएगा। और जिसको ये याद रह गया उसका कंपाउंड फॉर्मेशन क्लियर। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन क्लियर है तो भाई ये चैप्टर क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें। बात क्लियर है? प्लीज सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द बैलेंस इक्वेशन। मात्र भैया 2 मिनट, अभी समझाऊंगा मैं। हाय शनाए, शनाए अहिरमात, अहिरेमात, हाय 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 शनाए अहिरमात। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, तुम रहने दो, मैं नोट्स दे दूंगा। अच्छा, नोट्स में ये चैप्टर का नोट अच्छे से बनाया हूं, ये मैं यहाँ पे लिंक, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना नोट्स को। ये सब है बताया नारायण, अगर जो लिख नहीं पाया है तो, अगर लिख लिया है तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंड फॉर्मेशन सीख गए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में दी है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला चीज, तुम्हारे एनसीईआरटी की शुरुआत हुई है किससे? एनसीईआरटी की शुरुआत हुई है एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी की शुरुआत किससे हुई है? एक एक्सपेरिमेंट। उससे पहले हम लोग एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? थॉट एक्सपेरिमेंट। सोच, तू वहां पे टेबल है, तो टेबल है, ठीक है। क्या है मेरे पास? एक टेबल है भैया, ठीक है। अब इस टेबल को अगर मैं आग लगा दूं तो टेबल जलने लगती है, और जब टेबल जलने लगती है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हम बोल रहे हैं भाई किसके साथ करती है। मेरा सवाल एक है, ऑक्सीजन तो अभी भी है ना एयर में, अब क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है टेबल ऑक्सीजन के साथ? क्यों? गर्मी उसको हीट देने से ही वो रिएक्ट करेगी, यानी आग लगेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कंबशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी क्यों नहीं कर रहा है? अभी भी तो ऑक्सीजन है। बात तो बहुत बढ़िया किया है, एकदम सही पकड़ा है। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते, ठीक है। अभी ये हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये तो लकड़ी तो सॉलिड है, उसका हर पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा ना, ऐसा 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 वाइब्रेट कर रहा होगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना। ऑक्सीजन भी ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा, गैस है वो, जोर से वाइब्रेट कर रहा होगा। ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो आके इसके पास टकरा पाए। अब इससे क्या समझ में आती है, कब होता है केमिकल रिएक्शन? जब एक एटम एक दूसरे एटम आए, सही ओरिएंटेशन के साथ है, ऐसा नहीं कि यूं चल गया, नहीं नहीं नहीं, ओरिएंटेशन सही हो और टकराए। वो टकराना अगर एनफ एनर्जी के साथ हुआ तब इलेक्ट्रॉन का या तो शेयर होगा या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और वो नया सब्सटेंस बनेगा। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? कोलिजन थ्योरी। बात समझ में आई? अब ये ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास उतनी एनर्जी है नहीं कि वो आके टकरा पाए इसके साथ, लकड़ी के एटम्स के साथ। होगा ये जब तू हीट देगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा जोर से ऑक्सीजन मूव करेगा, वो ज्यादा तेजी के साथ आके लकड़ी के साथ टकराएगा और वो कंबशन फील होगा। बात समझ में आया? ये होता है चीज। यानी जब भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़े, होता क्या है उसमें कोलिजन्स होते हैं। किसके कोलिजन्स होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो कोलिजन अगर एनफ एनर्जी के साथ हो तो इलेक्ट्रॉन का या तो शेयर होगा या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लॉस या गेन होगा,
और वो या तो कोवेलेंट कंपाउंड या तो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एक ऐसा चीज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बने, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बने। केमिकल रिएक्शन ज्यादातर इररिवर्सिबल होती है। इररिवर्सिबल यानी अगर तुमने मैं बोल दिया ठीक है भाई एक काम करो पेपर लो उसको जला दो, बहुत बढ़िया काम, अब वापस लाओगे आप आओगे नहीं ना, गई पेपर गया भाई, जल गया, वो नहीं आ सकता वापस, बात समझ में आया। लेकिन अब सोचने वाली ये बात है, सोच तेरे पास ये पेपर था, बहुत इतना इतना पेपर लिया है तू, ठीक है, उसको तुम जलाए, जब पेपर को तुमने जला दिया तो इत्तू सा बचा, ऐश इत्तू सा, अरे बाकी किधर गया, तो है ना, ऐसा नहीं कि तबाह हो गया, नहीं हुआ है तबाह, अलग फॉर्म में चला गया है, अभी भी प्रेजेंट है। क्या बना होगा, पेपर बनता है कार्बन से, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, तो CO2 निकला होगा और पानी निकला होगा, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि यार ये पेपर और ऑक्सीजन का मास दोनों मिलाकर जितना था रिएक्शन से पहले, जब वो लोग टकराए नहीं थे, अब टकरा के जब CO2 H2 ऐश बना तो वो सबका मिला के मास उतना होना चाहिए। क्यों, इसका एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। कुछ चीजें आई, नो सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज गिव मी नोट। मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल भैया बताएंगे मैग्नीशियम रिबन के बारे में। मातृ प्रसाद फोटोग्राफ, वी आर फ्रॉम कर्नाटका, हाय गाइस वेलकम फ्रॉम ओडिशा, मैं ओडिशा से, ठीक है। तो ये बात समझ में है कि यार जितना रिएक्शन से पहले होंगी मास, रिएक्शन के बाद भी सबका मास उतना ही होगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के पहले एक्सपेरिमेंट की, मैग्नीशियम रिबन की, किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम रिबन। एक्सपेरिमेंट समझते हैं पहले, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में ये हुआ है कि तुमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, रिबन यानी बेसिकली मैग्नीशियम का पतला सा ऐसा कॉइल, ठीक है। वो रिबन से तुमने एक टुकड़ा काटा, वो टुकड़े को तुमने पकड़ा स्पैचुला से, स्पैचुला यानी चिमटा, तो जिसको चिमटा पता है, ठीक है। इसको लेके बंसन बर्नर के ऊपर रखा, बंसन बर्नर जिसके अंदर आग लगती है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल गया, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जला, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। फिर बाद में उसके कुछ पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर निकला, वो व्हाइट कलर के पाउडर को हमने क्या किया, एक चाइना डिश में रखा, वॉच ग्लास में, इसके अंदर रखा वॉच ग्लास में, और हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो। अगर मैं अभी तुमको पूछूं भैया मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होता है, तू बोलेगा कि यार मैग्नीशियम रिबन जो कि सॉलिड होता है उसको लेके जब हम लोग हीट करते हैं यानी उसके पार्टिकल जोर से वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल जोर से वाइब्रेट करके आके मैग्नीशियम रिबन के साथ जोर से टकराते हैं, जिसके वजह से धमाका होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, उसके बाद एक पाउडर मिलता है व्हाइट कलर का, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये मेरा पूरा प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। हम हैं साइंटिस्ट, हम हमेशा ढूंढेंगे कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी जो इजिली हो जाए, ठीक है। इट्स नॉट गुड ओके, इट इज नॉट गुड ओके, अरे भाई प्लीज सी दिस, क्या सी दिस, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा लेंदी है, तो लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सिंबॉलिकली इसको लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम लिखेंगे Mg, जो कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, ऑक्सीजन लेंगे जो कौन से फॉर्म में था, गैस फॉर्म में। गिव राइज टू, इसको क्या बोलते हैं साइन को, गिव राइज टू, गिव राइज टू, तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है।
अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे पता चला हमको? कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे भाई, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 प्लस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंका, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों क्या बना लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे तुमने और क्या दिया था ना, हीट दिया था। हीट को हम लोग ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाते हैं, हीट दिया हम लोग। ठीक है, तो ये जो सिंबोलिटिकली हमने इस पूरे रिएक्शन को समझाया, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? इज अ सिंबोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ताकि हम लोग एक ही लाइन में मैं सब समझ रहा। मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, हीट दिया, रिएक्ट किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि सॉलिड फॉर्म में। समझ में आया? अब बात खत्म नहीं हुई है। मैग्नीशियम कितना है एटम? 1। ऑक्सीजन कितना है भैया? इधर ऑक्सीजन कितना बना है? मैग्नीशियम कितना बना है? एक और ऑक्सीजन किधर गया? नहीं होगा ना ऐसा? जो होगा रिएक्टेंट में वही होना चाहिए प्रोडक्ट में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बैलेंस? ना, सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या क्या एलिमेंट है भाई इसमें? Mg है और क्या है? O है। Mg लेफ्ट में कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना है Mg? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। किसकी घटक है? ऑक्सीजन की घटक है। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 चाहिए। तो अब 2 पूरे MgO के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 कंपाउंड निकलेंगे। कितने कंपाउंड निकलेंगे? 2। ठीक है भाई, कर लिया। पर उसकी वजह से हुआ क्या ना, मैग्नीशियम भी 2 बन गया। अब घटक कौन रहा है? मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम 2 ले लेंगे फिर। अब इसको इमेजिन करो दिमाग में, ये क्या चीज है? ठीक है, क्या इमेजिन करेंगे इसको? 2 मैग्नीशियम के एटम्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ आके टकराए। उस टकराने से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन फेंका, हर मैग्नीशियम ने, और हर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। उनके बीच में फिर अट्रैक्शन हो गया, वो लोग लिपट गए और 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले। ये हुआ पूरा केमिकल रिएक्शन। ये हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक ये बैलेंस नहीं था, जब तक ये बैलेंस, जैसे कि 2 नहीं था, इधर भी 2 नहीं था, इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यानी जो अनबैलेंस्ड है। बैलेंस कर लिए 2Mg, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या रिएक्शन? क्लियर हुआ बात? बात समझ में आई? फिर हम जाते हैं कि ये भाई एक और चीज हमने करना है एनसीईआरटी से। ठीक है, कोई भी एक मेटल लो, जैसे कि जिंक मेटल लो। क्या लो? जिंक मेटल। एक्टिविटी नंबर 2, जिंक मेटल को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाओ, जैसे कि HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया। एक्टिविटी नंबर 2, HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया। वहां पे वो होता है एक्वियस फॉर्म में। एक्वियस क्या होता है? ये सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन? ना इसका और पानी का, इसका और पानी, मतलब इसको पानी में मिलाया हमने। ठीक है, सोल्यूशन। नीचे नहीं बैठेगा भाई, क्योंकि पानी के अंदर मिलेगा ना, H प्लस है और Cl माइनस, चार्ज है ना। जिसके अंदर चार्ज है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा ना। तो एक्वियस सोल्यूशन होने का मतलब यह है कि वो बैठेगा नहीं कभी भी। सोल्यूशन का मतलब यही है कि वो होमोजेनियसली मिक्सचर हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, चलो सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? देखो, सोल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होमोजेनियस हो, यूनिफॉर्म हो। यानी अगर ये जब पानी में डाला तुम, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, पानी के पास O की तरफ नेगेटिव है, H के पास पॉजिटिव है, तो H जो है वो Cl को खींचेगा अपनी तरफ, O जो है वो H को खींचेगा अपनी तरफ। तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी, HCl टूट जाएगा और डिसॉल्व कर जाएगा पानी। मॉलिक्यूलर लेवल पे हर H2O के चारों तरफ जितने HCl होंगे, वो दूसरे वाले H2O के चारों तरफ भी उतने ही HCl होंगे। इसी को हम बोलेंगे सोल्यूशन। बात समझ में आया?
लेकिन अगर ऐसा होता कोई चीज जाके नीचे बैठ जा रहा है, तुम पानी के अंदर तेल डाले, तेल ऊपर रह गया, वहां पे होमोजेनियसली वो मिक्सचर नहीं हुआ, उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोले। हेटेरोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये क्लियर हो गया? तो एक्वियस का मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर। सॉल्वेंट मेरा वाटर है, सॉल्वेंट यानी वो जो सोल्यूशन में ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ बात? अब क्या होगा, जिंक क्लोरीन के साथ भाग जाए, ठीक है, और बनाएगा ये ZnCl2। क्या बनाएगा? क्यों? क्योंकि जिंक का वैलेंसी है 2+, क्लोरीन का है 1-। क्या बनाएगा? ZnCl2। अब और क्या निकलेगा? H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बात समझ में आई? और ये कौन सा फॉर्म में होगा? ये भी एक्वियस फॉर्म में होगा। ये क्लियर हुआ बात? अब देखो ये बैलेंस है क्या, देखेंगे। Zn एक H 1-2, क्लोरीन 1-2, तो भाई इधर 2 दूंगा तो खत्म है बात, ठीक है। अब बैलेंस हो गया। अब समझते हैं जरा, जब भी तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकले, ये पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन है? देखो ये ना तो ये हमको दिखेगा, ना तो इसका कोई स्मेल है, तो ना इसका कोई कलर है, ना इसका कोई ओडोर है, तो ये कलरलेस और ओडरलेस है। तो पता कैसे चलेगा कि जो गैस निकला है कि वो हाइड्रोजन ही है करके? उसके लिए हम लोग एक चीज करेंगे, बोलते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोजन है करके कैसे टेस्ट करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उधर से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है। एक मैचस्टिक लेंगे, उसको जला देंगे। जब ये इसके पास जाएगा तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड करके साउंड आएगा, ऐसा साउंड आएगा। समझ में आया? चलो लेड नाइट्रेट Pb होगा, नाइट्रेट यानी NO3, वैलेंसी कितना है? 1-। क्या बनेगा? PbNO3(2). इसका सोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा? एक्वियस। ये होता क्या है ना, कलरलेस। क्या होता है? कलर, ठीक है। और क्या लेंगे? और लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड, K+1 Y-। क्या बनेगा? Ki। ये कैसा होगा? एक्वियस, ठीक है। अब इससे बनेगा क्या ना, इसका कटायन इसके अनायन के पास जाएगा, इसका कटायन इसका अनायन लेके चल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? बाद में पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये क्लियर हुआ बात? ये भी होता है कलरलेस, ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है। तो अब क्या होगा ना, अभी ये अगर इसके पास आया तो ये होगा Pb2+ I-। तो क्या बनेगा? PbI2। बहुत बढ़िया। PbI2 जो होता है वो कौन से कलर का होता है? वो सॉलिड होता है, यानी वो पानी के अंदर नहीं मिलेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। बैठ गया नीचे तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट या फिर PPT क्या होता है? सॉलिड बनता है जो नहीं मिलता, इनसॉल्युबल होता है। ये येलो PPT है। कौन सा कलर का है? येलो PPT। PPT का मतलब ऐसे एरो, डाउन एरो से भी हम लोग दिखाते हैं, यानी बैठ गया, ठीक। और क्या बनेगा? KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक्वियस बनेगा, कलरलेस होगा ये। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमको एक येलो कलर का सॉलिड PPT मिलेगा इसमें, ये उसका ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर हो? बहुत। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? एक और चीज छोड़ दिए हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब? अभी देख, एक केमिकल रिएक्शन सही में हो भी रही है या नहीं हो रही है, तेरे को कैसे पता चले? अगर हो रही है तो ये चीजें होंगी। क्या होंगी? या तो कलर चेंज होगा। क्या चेंज हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। या तो गैस निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। या तो हीट बाहर निकलेगी या हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी। हीट रिलीज होगी या तो हीट अब्सॉर्ब होगी। या तो पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन चीजों से हमें पता चलता है। या फिर जो हीट अब्सॉर्ब वाली बात मैंने की ना, उसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर बदलेगा, या तो गैस निकलेगी, या तो कलर चेंज होगा, या तो पीपीटी बनेगा। अगर ये चीजें हुई तो हमें पता चला, हाँ ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसा अगर मैं बोलूं एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स बता, एक नाक, दो आंख, दो कान, एक मुंह, दो पैर, चलने वाला, बोलने वाला, दिख गया तो लगा इंसान है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर्स हुए ना, उसके प्रॉपर्टी हुई है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन होने का पता चलेगा। कलर चेंज हुआ, गैस निकला, हीट अब्सॉर्ब होगी, रिलीज होगी, टेम्परेचर बदल गया, फॉर्मेशन बन गया, तो हमको पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्या होता है टाइप्स ऑफ? कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? YH2O is water. YH2O is water. H2O पानी है करके तो नाम हमने दिया है सर, है कि नहीं? कोई उसको कुछ और बुला देगा, कोई जल बुलाएगा। ठीक है, नाम तो हमने दिया है ना? ये हम जरूर सोच सकते हैं कि वो लिक्विड के फेज में क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल का पानी दूसरे मॉलिक्यूल के पानी के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करकर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बोल सकते। चलो ठीक। पानी बना कैसे, वो भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर शेयरिंग कर लिया, दोनों स्टेबल हो गए, है कि नहीं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेजरली तुम यहां पे ये चैप्टर में कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे? नंबर 1 तुम पढ़ोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ोगे? कॉम्बिनेशन। पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक पार्टिकल बहुत तेजी से दूसरे पार्टिकल की तरफ आ रहा है, दोनों साथ में टकराए बहुत एनर्जी के साथ, दोनों के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, और वो लोग मिलकर चिपक गए साथ में। क्या हो गया साथ में? तो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब अच्छा, एक गिव राइज टू साइन में लेफ्ट साइड वाले चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? और राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट्स, है ना? तो अब अगर मल्टीपल रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता हो तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो और कंबाइन कर कर कितना प्रोडक्ट बने? एक। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? When multiple reactants combine together to form a single product, the reaction is known as a combination reaction. क्लियर हो गया बात? अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते इसमें और क्या हो रहा होगा। तो इमेजिन करो, ए है अपनी मस्ती में बहुत घूम रहा है ऐसा तेजी से, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बी है वो भी अपनी मस्ती में है, तेजी से घूम रहा है, चारों तरफ आवारागर्दी कर रहा है। लेकिन जब वो लोग साथ में जुड़े तो फ्रीडम गया ना दोनों को। अब ए अपनी मस्ती में नहीं घूम सकता और बी भी अपनी मस्ती में नहीं घूम सकता, अब दोनों को साथ में घूमना पड़ेगा जिधर वो लोग जाएंगे। समझ रहे हो? तो उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया ना।
मूवमेंट क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी, जब तुम एनर्जी छोड़ दोगे, बाहर फेंकोगे एनर्जी। अबे काइनेटिक एनर्जी कम होगी यानी तुमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा ना, तुमको रिलीज करनी पड़ेगी एनर्जी। तो इतनी एनर्जी होगी तो वो लोग साथ में स्टेबल हो नहीं पाएंगे। ये एनर्जेटिक है, ये भी एनर्जेटिक है, एनर्जी बाहर छोड़ोगे तब जाके वो लोग क्या होंगे, स्टेबल होंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ और क्या निकलेगा, ना हीट निकलेगा बाहर। क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा, इसका भी एनर्जी ज्यादा, दोनों घूम रहे अपनी मस्ती में, लेकिन स्टेबल होने के लिए साथ में आएंगे। स्टेबल होंगे यानी एनर्जी उनको बाहर छोड़नी पड़ेगी, बाहर उनको छोड़ देंगे एनर्जी, तब जाके वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी कम होगी इनकी। जब बहुत रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाए तो उनको बाहर एनर्जी फेंकनी पड़ती है। तो हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक कौन सा रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर फेंकनी पड़े। क्यों फेंकेंगे, स्टेबल होने के लिए। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तू हाथ लेके रखेगा, तेरे को गर्मी फील होगी क्योंकि वो बाहर फेंक रहा होगा एनर्जी। बात समझ में आया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहीं चल रहा हो तो लेके हाथ रख दे साइड में, तेरे को गर्मी फील होगी। सेम चीज होगा, अगर एक एग्जांपल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना हुआ, कैल्शियम का वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन का 2-, दो फेंका दो पकड़ लिया, CaO, है ना, ये है, पानी के साथ मिला। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। क्या होता है नाम, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम, लाइम सिर्फ लाइम भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। पानी, वाटर मिलकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, स्लेग लाइम। कैल्शियम का वैलेंसी 2+, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1-। दो ये फेंकेगा, ये तो एक ही पकड़ेगा, तो कितने चाहिए होंगे, दो चाहिए होंगे, तो CaOH2, तो क्या बना है, CaOH2, ये भी होगा तेरा सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा समझ, लाइम प्लस वाटर गिव राइज टू लाइम वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो लाइम प्लस वाटर गिव राइज टू लाइम वाटर। क्विक लाइम प्लस H2O यानी वाटर गिव राइज टू स्लेग्ड लाइम, इसका दूसरा नाम क्या है। अब इसके ऊपर एक सवाल जो सीबीएसई भाई छोड़ ही नहीं रहा, हर बार फेंक दे रहा है एग्जाम में, क्या है, प्लस हीट। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है प्रतीक भैया, आप तो मचा रहे हो भाई। प्लस हीट छोड़ दिया हम, और क्या, हीट ना, क्यों, कॉम्बिनेशन है ना, कैल्शियम ऑक्साइड अपना मस्ती में, पानी अपने मस्ती में, साथ में मिल गए, क्यों, स्टेबल होने के लिए, और ज्यादा स्टेबल होने के लिए। तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उनको क्या फेंकना पड़ेगा, हीट फेंकना पड़ेगा ना बाहर। यानी जब ये रिएक्शन हो रही होगी बीकर में डालकर, बीकर में क्या लियोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी ड्रॉप कर लिए, तो बाहर वो क्या फेंकेगा, हीट। तो तेरे पाम को क्या फील होगी, ना हीट फील होगी। सर राइट अ लिटिल अप, ठीक है, थोड़ा नीचे हो जा रहा है ना, ठीक है, ठीक, ऊपर लिखेंगे, मिटा देंगे, ये क्लियर है बात, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं इसी कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर, थोड़ा सा और बात करें। सीबीएसई को ना भाई इससे थोड़ी ज्यादा ही, क्या बोलते हैं, मोहब्बत है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, है ना। अब इसमें क्या चीजें हैं तो तुम्हें, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये होता है क्रिस्टलाइन। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है अमोर्फस। क्या होता है, अमोर्फस।
अब पहले इनका मतलब समझते हैं। क्रिस्टलाइन का क्या मतलब होता है, अमोर्फस का क्या मतलब होता है। इमेजिन करो तुम एक सॉलिड को देख रहे हो, ये भी सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। अगर एक सॉलिड में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल, सोच ये है तेरा एक स्क्वायर वाला पार्टिकल, ठीक है, और एक ये वाला इस डायरेक्शन में हर जगह क्या है, स्क्वायर है, ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, सर्कल, यहाँ पे सब क्या है, ट्राइंगल, ये सब अलग अलग एटम्स। तो एक डेफिनाइट अरेंजमेंट है एटम्स के बीच। जब एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर एटम्स के बीच में, वो स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर केओस हो, रैंडमनेस हो, अरे स्क्वायर इधर, सर्कल इधर, ट्राइंगल इधर, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, केओस इसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो उसको बोलेंगे अमरफस। बात समझ में आया। अब इसका क्या है ना, इसका इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग होगा, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग होगा। क्यों, इस तरफ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इस तरफ ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, इस तरफ सर्कल सर्कल सर्कल। लेकिन इस तरफ तो इधर भी केओस, इधर भी केओस, इधर भी हर जगह केओस ही है, तो हर जगह प्रॉपर्टी सेम होगा। बात समझ में आया, ये क्लियर हुआ बात, ठीक। अब और क्या होता है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस का बात तो समझ, और क्या होता है, ये जो तुम्हारा लाइम प्लस वाटर गिव राइज टू लाइम वाटर है, क्या है, लाइम प्लस वाटर गिव राइज टू लाइम वाटर। ये तो एक्सोथर्मिक है, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट तो बाहर निकल रही होगी। और क्या, और एक फंडा ये है, ये लाइम वाटर को ना हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वॉल्स का क्या यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। क्या मतलब, पहले जब पुट्टी नहीं आया था, जो दीवार है उसके ऊपर लेके हम चुनो पानी डालते थे, चुनो पानी यानी लाइम वाटर। तो होता क्या था, जो चुनो पानी है यानी लाइम वाटर है, CaOH2, जब ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सॉलिड ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे जो कि गैस होता है, तो ये बनाएगा एक व्हाइट कलर का पीपीटी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और साइड में क्या निकलेगी, पानी निकलेगा, जो कि लिक्विड होता है। अब इमेजिन कर, सुबह सुबह तुमने बिल्डिंग को लाइम वाटर से घेर लिया, जो कि कलरलेस होता है, जो कि क्या होता है, शाम को आते आते पूरी बिल्डिंग व्हाइट हो गई है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आके लाइम वाटर के साथ मिलकर लाइम वाटर को कर दिया है मिल्की। क्या कर दिया है लाइम वाटर को, मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में डालने से लाइम वाटर बनता है मिल्की। ये व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स का एग्जांपल है। बात समझ में आया, कौन है भाई, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स वन के इज वेरी क्लोज, कीप ग्राइंडिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन वी ब्लो CO2 इन इट। बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल देंगे इसका, ये क्लियर है, समझ में आया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पीपीटी बन रहा होगा, है ना। तो अगर इसको हम एक्सपेरिमेंट को, ये तो हो गया एप्लीकेशन, अब इसको अगर एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में हम लोग देखें, तो पहले तो तुमने लाइम पर पानी मिलाया और लाइम वाटर बना, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तू लाइम वाटर बना दे, पहले बन गया बीकर में, उसके अंदर पाइप डाल और फूक मार। क्यों, क्योंकि तू क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो तू जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा और वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, और क्या निकलेगा, पानी। अब जब सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना दे और तू फूक मारते जा रहा है, तू रुक ही नहीं रहा, तो वो जो मिल्की हुआ है ना, जो व्हाइट कलर बना है, वो डिसअपियर हो जाएगा। समझ रहे हो,
कितना स्टेप्स है देखो, 3 स्टेप। पहला, कैल्शियम ऑक्साइड लिए, वाटर मिलाए, लाइम वाटर बना। लाइम वाटर के साथ हीट निकला होगा एक्सोथर्मिक में। लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए, कैल्शियम कार्बोनेट बना जो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, जिसके वजह से मिल्कीनेस आया। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट और पानी में तुम कार्बन डाइऑक्साइड और डालते गए, मतलब अब सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। अब तुम उसमें और CO2 डाल रहे हो तो मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगी। उसका रिएक्शन लिखेंगे। ये क्लियर हो गया? चलो यहीं से उठा के लिखेंगे रिएक्शन। क्या है अपने पास अभी? सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन चुका है? कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। क्या बन चुका है? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके साथ क्या निकला था? पानी। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम फूकते गए, तुम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फूकते गए। तो होगा क्या? ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 होल 2। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2+, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है 1-। ये बनाएगा CaHCO3 होल 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोनेट का जो 2- था उसको एक हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर लिया, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1- हो गया। क्यों? सही है ना? CaCO3 plus CO2 give rise to CaHCO3 होल 2। क्या बात है प्रतीक भैया? प्रतीक भैया तो भाई गॉड बनते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये क्लियर है? ये डन है? डन। बहुत बढ़िया, ये भी डन हो गया। फिर तो 3 स्टेप्स का प्रोसेस। पहला स्टेप क्या? अब देखो, तुमको ना ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है, सुनो, काम करो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ। क्या बताओ? जैसे कि हाइड्रोजन का टेस्ट था, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ। टेस्ट फॉर CO2। सिंपल सा टेस्ट है भाई, लाइम वाटर मिल्की करता है। पहले लाइम लो, उसमें पानी डालो तो लाइम वाटर बनेगा। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसमें CO2 डालो, लाइम वाटर बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी निकलेगा उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अगर CO2 निकल रही है, लाइम वाटर में डालो, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, यानी तुम्हारा मिल्की हो जाएगा। तो पता चला हाँ भाई CO2 निकल रहा है। ठीक, ठीक है। और एक्सेस CO2 डालते गए तो क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। लाइम वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो मिल्की था, फिर मिल्कीनेस से डिसअपियर हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हुआ प्रोसेस? ये इसका टोटल फंडा था। अब और कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करें। कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं भाई? एक तो हो गया अपना जो हमने एग्जांपल दिया अभी, इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से पानी मिलाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, लाइम प्लस वाटर गिव राइज टू लाइम वाटर। एक और एग्जांपल होगा इसका, किसी भी चीज को जलाओ, C+O2 गिव राइज टू क्या होगा? CO2। जैसे ये कोक हो गया, कोक यानी तेरा कोल, कोल को जलाएगा, कार्बन है वो, ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा, हीट देगा, CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा? बहुत सारा हीट। इसी हीट से तो फिर हमारे पहले के टाइम में जो रेलवे में इंजन चलता था, कोल से चलता था ना। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और उसमें एक्सोथर्मिक होता है, तो बहुत हीट निकलती है। वही हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते थे किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, और चुक 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 गाड़ी चलती रहती थी अपनी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या थी? बहुत CO2 निकलता है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है कि नहीं? बहुत। ये क्लियर हुआ बात? एक और हो गया ये। चलो और चीजों के बारे में बात करें। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेकंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। एक
एक कंपाउंड जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स, एक दूसरा कंपाउंड आएगा जो कि एक कंपाउंड में के एलिमेंट को उसकी जगह ले लेगा। 2 साथी, भाई भाई, बेस्ट फ्रेंड्स, तीसरा आदमी आया, वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए, इसको बाय बाय बोल, Sp प्लस, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 लोग थे, अच्छे दोस्त थे, तीसरा आदमी आया, दोस्ती टूट गई। कुछ तो मिल रहा होगा ना ए को जो बी दे नहीं पा रहा, इसलिए ना दोस्ती टूटी। कुछ तो मिल रहा होगा बी ए को सी से कि जो बी दे नहीं पा रहा। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, बढ़िया, ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन रिएक्टिव का मतलब क्या है? कि ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन देना, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाना। जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ रहा है? अब इसके लिए गाना है, ये गाना याद करेंगे और आज का क्लास खत्म करेंगे। नहीं, हम वो वाला गाना नहीं, मैं अपना गाना बनाया था। क्या है गाना? अरे कल नाना जी कार मांगे। कौन मांगे कार? नाना जी। और जीजू फिर पोर्शे हार गए। पोर्शे पता है? रूम रूम। क्या हारे? पोर्शे हार के कार मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड का लाए। किसका लाए? मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड का। इमेजिन करो, दिमाग में डालो अपने। नाना जी कल नाना जी क्या मांगे? कार मांगे। और जो जीजू थे कार हार गए, अपनी कार बेच दी उन्होंने, ठीक है, हार गए कार। अपनी जो पोर्शे थी वो हार गए और वो बेचकर क्या लेके आए? मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड का कार लाए, ठीक है। तो कल यानी पोटेशियम, नाना जी सोडियम, KNaCl यानी कैल्शियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, और यानी एल्यूमिनियम, जीजू जिंक, फिर आयरन, पोर्शे लेड हार के हाइड्रोजन, कार कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। कहने का मतलब है अगर ए बी को छोड़ के सी के साथ जा रहा है तो सी ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी इस सीरीज में सी ऊपर होगा बी के कंपैरिजन में। अगर एग्जांपल देता हूं, आयरन, आयरन किधर है भैया? ये है आयरन, ठीक है। चलो ये इनसाइड का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, क्या था? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। कितना, कौन सा कलर का होता है? ब्लू। इसके अंदर हम मिलाए आयरन। क्या मिलाए? आयरन। अब आयरन ऊपर है कॉपर से, तो अब आयरन क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा। तो ये बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, और ये आयरन सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। लेकिन अगर सोचो तुम्हारे पास आयरन सल्फेट होता, क्या होता? आयरन सल्फेट, और तुम उसमें लीड मिलाते। क्या मिलाते? लीड। तो कुछ नहीं होता क्योंकि आयरन तो ऊपर है। खुश है सल्फेट आयरन के साथ, क्यों जाएगा वो लीड के साथ? तो क्या होगा? नो रिएक्शन, ठीक है भाई। चलो आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।